अभी हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि अगर कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल कानून अगर बन जाता है तो उस पर क्या किया जा सकता है। क्या वो कानून परमानेंटली जो है वो बना रहेगा या उस पर हम किसी तरह का कोई संशोधन कर सकते हैं या उसको हम रद्द कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसी व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है भी या नहीं है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि जो कानून पास होता है वो कहाँ होता है, पार्लियामेंट में होता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट में कोई गलत कानून अगर पास हो जाता है, अगर पार्लियामेंट में अगर कोई गलत कानून पास हो जाता है तो फिर इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो इसके लिए जो व्यवस्था है कि इस कानून में चेंजेस किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं, इस कानून को मॉडिफाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, या कैंसिल किया जा सकता है कि नहीं, तो ये अधिकार किसके पास होता है, कोर्ट के पास होता है। तो कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो इस लॉ को क्या कर सके, मॉडिफाई कर सके या कैंसिल कर सके। लेकिन अगर कोर्ट इस चीज़ को पाती है कि जो कानून बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ठीक विरुद्ध काम कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो उस कानून में या तो मॉडिफाई हो जाएगा या तो फिर उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। सो कानून कहाँ बनेगा, पार्लियामेंट में, और वो कानून अगर गलत पारित हो जाता है तो उसको कैंसिल या मॉडिफाई करने का जो पावर होता है वो कोर्ट के पास होता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे ज्वलंत एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ जिसमें आप इस बात को बहुत ही क्लियरली ढंग से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे जो मैं आपको एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा दो-धारी तलवार के जैसा है डेफिनेटली। तो लेकिन इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड रखकर इस बात को समझने का प्रयास करना है, या मैं आपको कहूँगा कि इस पे आप खुद भी काफ़ी ज़्यादा एक केस स्टडी करें ताकि आप इसके डेप्थ को समझ सकें। हालांकि यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा ये ज्वलंत मुद्दा पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ और इसको बहुत ही कम समय में डिस्कशन नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं उन मुख्य बातों को समझाने का प्रयास करूंगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिरकार ये कानून इतना विवादित क्यों हो रहा है। और अभी अगर मेरे लेक्चर को आप 2022 में देख रहे हैं तो ये कोर्ट में मुद्दा पड़ा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा बहस का मुद्दा भी इसमें चल रहा है। तो मैं अक्सर अभी जो बात कर रहा हूँ आपसे वो है रिजर्वेशन को लेकर, यानी कि आरक्षण को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आरक्षण को जब हम इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बन जाता है। जो सपोर्टर हैं वो खुल के सपोर्ट करते हैं और जो विरोधी हैं वो खुलकर इसका विरोध करते हैं, वो सुनना पसंद भी करते हैं। तो देखिए, जब तक हम इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक ये बातें क्लियर होंगी नहीं कि आरक्षण क्या है, आरक्षण क्यों मिला, आरक्षण मिलने का कारण क्या था, किनको आरक्षण मिलना चाहिए था, उससे क्या डेवलपमेंट के कार्य किए जा सकते थे। तो ये तमाम पॉइंट्स पर हमें समझने की ज़रूरत है। तो जैसा कि हम सभी अभी देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा विवाद का विषय है वो है EWS। तो ये EWS जो है ये एक तरह का आरक्षण है जो 10% मुहैया जो है वो कराया गया है। तो ये जो EWS आरक्षण है ये अभी 2022 में कोर्ट में चल रहा है। इस पे काफ़ी विवाद हो रहा है, काफ़ी इसमें बहस हो रहा है। 5 जजों की इसमें बेंच बैठी हुई है और पांचों के पांचों सवर्ण जाति से ही आते हैं। अब इसमें क्या आएगा फैसला ये अभी मुझे नहीं मालूम है, जो भी वर्डिक्ट आएंगे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से हम सभी जान पाएंगे। तो ये इतना ज़्यादा विवादित अभी फ़िलहाल क्यों है, क्योंकि इसे कहा जा रहा है कि जो EWS जो आरक्षण है ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है और ये एक सोची समझी एक साजिश है, और कहा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रहार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो अब इसको समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जबकि हम सभी जान रहे हैं कि जो आरक्षण है वो किनको किनको मिल चुका है। तो आरक्षण आपको मालूम है कि SC ST को 22.5% आरक्षण मिला हुआ है और जो OBC के लोग हैं उनको कितना मिला हुआ है, 27% आरक्षण मिला हुआ है। तो इन सबको आरक्षण मिल गया है, तो EWS के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनको भी 10% का आरक्षण मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये हमें समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार EWS जो 10% का आरक्षण मिला है वो मिला किनको है। तो ये मिला हुआ है किनको, जो अपर कास्ट के लोग हैं।
जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, उनको EWS 10% आरक्षण मिला हुआ है। अब ये आरक्षण किस आधार पर इनको दिया गया, पहले इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो इसमें एक व्यवस्था, पार्लियामेंट में एक कानून लाया गया कि आर्थिक लेवल पे जो है आरक्षण होनी चाहिए, आर्थिक लेवल पे जो है आरक्षण होनी चाहिए। तो इस चीज़ को यहाँ पर रखा गया है, लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं जो आर्थिक स्थिति को नज़र में रखते हुए आरक्षण किसी को दे, क्योंकि आरक्षण जो है वो गरीबी हटाओ योजना बिल्कुल नहीं है या पेट भरने वाला योजना बिल्कुल भी नहीं है। आरक्षण का ये कतई मकसद नहीं रहा कि गरीबी हटाओ, क्योंकि समय के साथ साथ ये जो गरीबी है वो रह भी सकती, नहीं भी रह सकती है। इसके बहुत सारे मापदंड हैं और सरकार बहुत सारे ऐसे वेलफेयर करवाते भी हैं, बहुत सारे वो पैरामीटर तय करते हैं कि कौन गरीबी रेखा में है कि नहीं है और गरीबी को कैसे हटाना है, ख़त्म करना है। इस पर काफ़ी ज़्यादा वेलफेयर, ये बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो आती रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक आरक्षण का दृष्टिकोण बना देना और उसके माध्यम से ये कहना कि हम आरक्षण जब बनाएंगे तभी गरीबी हटेगा, तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि आरक्षण जो है गरीबी हटाओ योजना कतई नहीं है। तो बात ये आता है कि आखिरकार किस आधार पे जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको इस तरह से आरक्षण मिल चुका है। एक हैरत की बात इस विषय में हम और भी कह सकते हैं कि ये जो EWS 10% का जो आरक्षण मिला है ये सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट के लोग ही यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो AC/ST के लोग हैं, जो OBC के लोग हैं, वो कतई भी इस आरक्षण का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, भले वो गरीबी रेखा में आते हों, लेकिन वो किसी भी परिस्थिति में इस आरक्षण का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 10% आरक्षण उनको AC/ST या OBC को नहीं मिल सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ किनको मिलेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण जाति के लोगों को मिलेगा। तो ऐसा लगता है कि ये खास तरह के कास्टिज्म को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये भी जो मुद्दा है वो सामने आता है कि आखिरकार जब गरीबी रेखा ही बनानी है तो इस गरीबी रेखा में AC/ST भी आ रहे हैं, OBC भी आ रहे हैं, लेकिन एक खास वर्ग के लोगों को जो जिनके पास एक विशेष अधिकार पहले से ही प्राप्त रहा है उन्हीं को ये आरक्षण EWS बनाकर 10% आरक्षण क्यों देने की बात कही जा रही है। तो ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और इसमें कैसे डिसाइड किया गया है कि कैसे उनको आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए ये कुछ पैरामीटर्स बनाए गए हैं और इस पैरामीटर्स में बताए गए हैं कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि आप गरीबी रेखा में हैं या आपकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो डिसीजन लेने के लिए एक पैरामीटर बनाया गया है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो इनकम है सालाना वो अगर 8 लाख से कम है तो वो गरीबी रेखा के अंदर है। लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी ऐसे बहुत सिचुएशन है जहां मुश्किल से महीने के 5-6 हज़ार रुपये जो हैं वो लोग कमा पाते हैं, लेकिन उन्हें इसके अंदर नहीं रखा जा रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि 8 लाख से नीचे जो सालाना कमा पाते हैं उनको गरीबी रेखा में रखा जाएगा। जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम रेसिडेंशियल फ्लैट है उनको गरीबी रेखा में रखा जाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बातचीत हो रही हैं। इस क्राइटेरिया, इस पैरामीटर के आधार पर ये तय किया जाएगा कि वो जो हैं वो गरीबी रेखा के अंदर हैं, उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए उनको EWS 10% आरक्षण मिलना चाहिए और ये सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट लोगों के लिए ही सुरक्षित है, ना कि इसमें कोई AC/ST के लोग इस आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, नहीं तो OBC इसमें ले सकते हैं। अब देखिए ये कंट्रोवर्शियल क्यों होता जा रहा है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार आरक्षण मिला क्यों था AC/ST को या OBC को, किस चीज़ के लिए मिला था। तो आरक्षण को समझना होगा, इसके लिए हमें इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कानून बने हैं वो इतिहास की नज़र से भी देखे गए हैं। इतिहास में जो गलतियाँ हुई हैं वो गलतियाँ ना हो और सबको मौका मिले उसके हिसाब से मिली गई हैं। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं कि जो
SC/ST को सबसे पहले जो आरक्षण मिला था वो इस आधार पे मिला था क्योंकि उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक सोशली ऑन द बेस ऑफ कास्ट एक डिस्क्रिमिनेशन होता था, यानी कि जाति के आधार पे लगातार उनके साथ जो है वो शोषण होता था। अब इसको समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल और पहले कुछ इतिहास में जाने का प्रयास करते हैं। जो आरक्षण व्यवस्था है वो शुरू कहाँ से होता है, आरक्षण की जो जड़ है वो कहाँ पर है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो इसके लिए मैं आपको दो मोटा मोटी एग्जाम्पल्स आपको दूंगा जिसके माध्यम से आप आरक्षण को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा मनुस्मृति में, और मनुस्मृति में जो मनु है वो हिंदू धर्म को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखे थे, जिसमें से उन्होंने कहा कि एक ऐसा वर्ग है जिसको शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है और शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट है उस पे विराजमान होने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण लोगों को ही होगा। तो ये एक वर्ग होता है। और दूसरा जो वर्ग था वो था आर्मीज वर्ग, जिसको हम कहते हैं क्षत्रिय। तो जितनी भी आर्मीज की पोस्ट है उसमें रहने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ वैश्य लोगों का होगा, क्षत्रिय लोगों का होगा। और जो भी बिजनेसमैन हैं उनको सिर्फ बिजनेस के सारे जो हैं वो करने के परमिशंस रहेंगे, जिसको हम वैश्य कहते हैं। और सबसे अंतिम पायदान में रखा गया है जो लेबर्स होंगे, जो उससे भी नीचे तबके के काम करेंगे, उनको शूद्र कहा गया। तो यहाँ पर मनुस्मृति एक आरक्षण जो है वो व्यवस्था बहुत पहले लागू कर देते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पे फ्रीज कर दिया जाता है एक वर्ग को। जैसे कि एक खास वर्ग को ये कह दिया गया कि आप इस पे पूरी तरह से काम करें, आपको दूसरे जो पोस्ट है उसमें नहीं जाने हैं। जो आपके क्षत्रिय हैं उनको भी फ्रीज कर दिया गया कि आप इससे किसी दूसरे या नीचे ऊपर नीचे नहीं जा सकते, मतलब सीढ़ी है ही नहीं ऊपर नीचे जाने के लिए, उनको फ्रीज कर दिया गया। उसी प्रकार से जो शूद्र थे उनको भी पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया कि आपको जन्मजात ही क्या करना होगा, जो मजदूरी है वो करना है, जो मल मूत्र फेंकने हैं उसके काम ही आपको करने हैं। आप नेतृत्व जो है वो नहीं कर सकते हैं, आपकी भागीदारी बिल्कुल भी जो है वो कानूनी तौर पे नहीं रहेंगे, आपको एक जगह पे फिक्स कर दिया गया। तो ये जो व्यवस्था बनाया गया जिसमें कास्टिज्म की जो वर्ण व्यवस्था है इसमें लोगों को फ्रीज कर दिया गया है। अब उनके पास मतलब कहा जाता है कि एक बंद दरवाजा के जैसा है जिसमें आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, आपको एक रूम के अंदर कैद रहना होगा। इस तरह की व्यवस्था जो है वो मनुस्मृति में लागू हो गई थी। तो ये इस तरह से जब ये लागू हुआ तो बड़ा हैरानी की बात यहाँ पर ये है कि आप थोड़ा सा आश्चर्य होंगे कि जो शूद्र लोग हैं उन लोगों को 3000 वर्ष तक पढ़ने का मौका नहीं दिया गया। ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था में ऐसा नियम मनुस्मृति में बना दिया गया कि 3000 वर्ष तक जो शूद्र लोग हैं उनको पढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया, उनको इनसे वंचित रखा गया और उनको मजबूर किया गया, उनको फ्रीज करके मजबूर किया गया कि आप सिर्फ लेबर्स के काम कर सकते हैं, मल मूत्र फेंकने का काम कर सकते हैं, आपको संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं है, आप बड़े घर नहीं बना सकते हैं, आपके पास ज़्यादा ज़मीनें नहीं हो सकती हैं, आप पैसे जमा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की पाबंदियाँ जो हैं उनके ऊपर बहुत ही घातक तरीके से लगा दिए गए। तो ये इतिहास रहा है, ये जो है हमारे भारत का एक सच्चाई है जो कि हमारे मनुस्मृति में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लिखी गई हैं। अब यही मूल कारण रहा कि आरक्षण जो है वो इम्प्लीमेंट होके आया कि आपने जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो जिनको आपने काफ़ी लंबे समय तक सताया है, जिनको आपने कभी मौका ही नहीं दिया आगे बढ़ने के लिए, या आप कहेंगे कि उनको एक बंद दरवाजे में आपने बंद करके रखा है, उसको कभी भी भागीदारी यानी कि अपना जो समुदाय है उनका, जिनको हम शूद्र जाति कहते हैं, उनको आप मौका ही नहीं दे रहे हैं कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव तैयार कर सके, अपने समाज के हित में वो कुछ
रूल रेगुलेशंस बना सकें, उसके लिए वो काम कर सकें। तो इस तरह की व्यवस्थाएं बिल्कुल भी नहीं बनाई गई और यही कारण था कि आरक्षण जो है वो खुलकर सामने आने शुरू हो गए। आपका इसमें क्या विचार है वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करें और कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। लेकिन अब देखिए, आरक्षण को अब दूसरे पर्सपेक्टिव से मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने आपको कारण बता दिया कि आखिरकार क्या कारण रहा आरक्षण को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और भी कई कारण हैं, उसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 जो लड़के हैं, यहाँ पे ग्राउंड में फुटबॉल हो रहा है या जो क्रिकेट हो रहा है उसको वो देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि एक लड़का का जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा लंबा है और दूसरा बच्चा थोड़ा सा कम है और तीसरा बहुत ही कम है। अब देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लड़के को ये जो है टूल दिया जाता है ताकि आप देखिए, और दूसरे लड़के को भी टूल दिया जाता है और तीसरे को भी टूल जो है वो दिया जाता है। लेकिन इन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिला हुआ है, यानी तीनों जो हैं, तीनों के सबको बराबर बराबर जो है बराबर हाइट वाले टूल जो हैं वो टेबल जो है वो मिला हुआ है। ये इक्वालिटी है। लेकिन समस्या यहाँ पर क्या है? तो समस्या अगर आप देखेंगे कि ये तो क्रिकेट का मजा ले पा रहा है, देख पा रहा है, ये क्रिकेट को देख नहीं, ये भी देख पा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि जिसकी हाइट बहुत कम है, इसको भले ही मिला है टूल, लेकिन ये क्रिकेट को, ये जो मैच है उसको वो बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा है। तो अब प्रश्न ये है कि अगर इसको क्रिकेट जो है वो देखना है तो कैसे आप दिखाएंगे इसको? क्या इसके लिए तरीके क्या होंगे? आप कैसे इसको ये काबिल बनाएंगे कि यहाँ पे जो मैच हो रहा है उसको ये देख सके, इसका भी आनंद ये ले सके? तो ये कैसे हो पाएगा? क्योंकि ये जन्मजात तो ये क्या हो गया है, इसका जो हाइट है वो बहुत ही कम है, तो ये देखेगा कैसे? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ऐसे सिचुएशन के निपटारे के लिए कि इनको भी मौका मिले, तो अब इनको क्या होगा कि थोड़ा सा यहाँ पे देखिए देखिए कि इसकी जो टूल है वो थोड़ा बढ़ा दिया गया। जैसे कि इसकी हाइट प्रॉपर थी, ये देख सकता था, इसलिए इनको एक टेबल या टूल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इसकी हाइट थोड़ी कम थी तो इसको एक ही टेबल पर रखा गया, लेकिन इसका जो हाइट था बहुत ही कम था, वो नहीं देख पा रहा था, तो अब इसको 2 टेबल दे दिए गए, अब उस पर खड़ा कर दिया गया ताकि इसका हाइट मेंटेन कर सके और ये इस क्रिकेट या जो भी मैच हो रहा है उसको वो देख सके। तो इस कारण से आरक्षण इम्प्लीमेंट हुआ, यानी कि जो रिजर्वेशन आया वो ऐसी समस्याओं को लेकर आया कि एक खास जो कास्ट के लोग हैं जिनको मौका ही नहीं मिला, जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो उनको बूस्टअप करने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इस तरह का जो आरक्षण व्यवस्था है वो बनाया गया। अब देखिए, या तो दूसरा मेथड है, या तो आप इसको सपोर्ट दे के थोड़ा सा क्या करें कि इसको, जिसको हम कहते हैं आरक्षण, तो आप इसको आरक्षण देकर इस तरह से इसको इक्वालिटी में लाइए, या तो आपको पूरी तरह से जो बाउंड्री खड़ी है उस बाउंड्री को खत्म करना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही बेटर क्लैरिफिकेशन आपको दे रहा है कि आखिरकार आरक्षण इम्प्लीमेंट हो क्यों रहा है। लेकिन अगर इसमें मैं कहूँ कि जैसे कि जो भारत में जो व्यवस्था बनी है मनुस्मृति के आधार पे, वो है वर्ण व्यवस्था, यानी कास्टिज्म के आधार पर बना। तो ये कास्टिज्म के आधार पर बना, तो उसका एक तरीका है, 2 ही तरीका था, या तो आरक्षण देके उनको आप सपोर्ट करके आगे ले जाएं, या तो बाउंड्री हटाना होगा। तो बाउंड्री है क्या? बाउंड्री यहाँ कास्टिज्म है, तो वो पूरी तरह से कास्टिज्म सिस्टम को यहाँ पे डिसॉल्व करना होगा, उसको पूरी तरह से खत्म करना होगा, जाति प्रथा जैसी व्यवस्था को ही पूरी तरह से खत्म करना होगा। अब प्रश्न ये आता है कि जाति व्यवस्था खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम कैसे पता करें? तो देखिए, क्या जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हिंदू कोर्ट बिल के अकॉर्डिंग बात रखते हैं कि आप जाति व्यवस्था को कैसे खत्म करेंगे, तो इसके 2 तरीके होंगे। 2 तरीके क्या होंगे कि या तो आप ऐसे धर्म की तरफ बढ़ जाएं जो सबका सम्मान करता हो, सबको इक्वालिटी पे रखता हो, तो वैसे धर्म में आप कन्वर्ट हो जाएं। यानी कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बुद्ध धर्म की तरफ, बौद्ध धर्म की तरफ ज़्यादा इशारा करते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से संपूर्ण अपने आप में कहा जाता है।
दूसरी चीज़ कि जो भी अगर हम लोग बात करते हैं धर्म की, उसमें वर्ण व्यवस्था है और उसमें एक बंद कमरे के जैसा है जिसमें कोई भी ऊपर नीचे जा नहीं सकता है, तो इसमें उसका उद्धार जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तीसरा बात, अगर मैं यहाँ पे दूसरी बात जो कहूँ कि और ये जो जाति व्यवस्था वो आप कैसे खत्म करेंगे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यहाँ पे एक हिंदू कोर्ट बिल लेकर आते हैं और उसमें कहते हैं कि जो अंतरजातीय विवाह होते हैं उसको काफ़ी प्रमोट करें, यानी कि अलग अलग जातियों के बीच में विवाह कराइए, शादी करवाइए, ताकि इस तरह की जो अनइक्वालिटीज़ हैं या जो कास्टिज्म पैटर्न है वो पूरी तरह से ख़त्म हो सके। तो अब ये दीवार गिराना बहुत ही मुश्किल लोगों को लगता है। अगर आप ये कह दें कि अंतरजातीय विवाह होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो तलवार निकल जाएंगी। अगर कोई हिंदू किसी मुस्लिम महिला से विवाह कर लेता है तो तलवार निकल जाती है, यानी कि जो कास्टिज्म की बाउंड्री है वो टूट नहीं रही है। अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति किसी दलित से जाके विवाह कर लेता है तो यहाँ पर कटारें निकल जाती हैं, तलवारें निकल जाती हैं। तो यहाँ पर जो ये बताता है कि कास्टिज्म जो है वो खत्म नहीं हो पा रहा है, बल्कि वो बहुत ही प्रबल होता चला जा रहा है। यही कारण है कि इस चीज़ को खत्म करना बहुत ही मुश्किल है। सो इस कारण से आरक्षण जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया कि भाई इसको खत्म होने में बहुत टाइम लगने वाला है या नहीं भी हो पाएगा, तो इसीलिए हम आरक्षण दे देंगे, एक सपोर्ट उनको देंगे ताकि वो इक्वालिटी के पायदान पे आ सकें। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। लेकिन एक और मैं आपको यहाँ पर जो है वो उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, उसको थोड़ा सा आप समझेंगे। तो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये देना चाहूँगा कि जैसे कि अभी टोटल भारत में टोटल आरक्षण कितने हैं वो अभी हम लोग समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि खेत है, ठीक है, एक बहुत बड़ा सा फील्ड है, एक खेत है। अब इस खेत में 2 पार्टीशन होता है, ठीक है, और एक आधा पार्ट मान लीजिए कि ए आदमी के नाम पे है और आधा पार्ट जो खेत है वो बी आदमी के नाम पे है। तो ए वाला जो ये व्यक्ति है ये कहता है कि यहाँ पर आप बाउंड्री जो है वो क्रिएट कर दीजिए, बाउंड्री क्रिएट कर दीजिए। तो एक विशाल बाउंड्री जो है यहाँ पे बना दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि ये जो बाउंड्री है क्या सिर्फ और सिर्फ ए पर्सन के लिए है या बी पर्सन के लिए भी है? तो आपका जवाब होगा कि ये जो बाउंड्री है ये ए के लिए भी है और बी के लिए भी दीवार खड़ी हो चुकी है। अब ध्यान से समझिएगा कि जो स्पेस का बंटवारा हुआ वो दोनों में हो गया, ठीक है, अगर ये बाउंड्री खड़ी होती है तो अब यहीं पर समझने की ज़रूरत है कि जैसे कि बिल्कुल आरक्षण इस बाउंड्री के जैसा बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि टोटल जो आपका आरक्षण है वो 49.5% है, ठीक है। 100% में से टोटल आरक्षण कितना जो लागू किया गया है 49% जो आरक्षण है वो SC, ST, OBC, जो महिला है, जो हैंडीकैप है, उन लोगों को मिला है 49.5% आरक्षण। इस तरह से चला गया। अब बचा कितना? दैट इज 50.5% आरक्षण बच गया, यानी 50.5% ये जो बच गया। आप थोड़ा समझिए, यानी कि आरक्षण इम्प्लीमेंट हो गया है तो एक दीवार खड़ा हो गया। अब दीवार खड़ा हो गया तो ए आदमी को कहा गया कि आपके जो वर्ग के लोग होंगे उसको 49.5% जो है वो ऐसे लोग होंगे, जो ऐसे लोग आएंगे जिसमें OBC होंगे, AC होंगे, ST होंगे, महिला होंगे, हैंडीकैप होंगे, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे और आपकी प्रतिनिधित्व जो है इस समाज में दिखाई देगा। अपने समाज के बात को आप ला सकते हैं, आपके समाज को लोगों को भी इस तरह के मौके जो हैं वो मिलेंगे। लेकिन आप सोचिए कि यहाँ पे जो पूरा फील्ड है ये 50.5%, ये तो अपने आप में रिजर्वेशन बन गया। वो 49.5% तो बना, लेकिन एक दीवार जब खड़ा हुआ तो 50.5% का जो स्पेस है, जो जगह है, ये तो पूरी तरह से अपने आप में इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन अब देखिए इसमें लड़ने वाले 85% लोग हैं। ये जो 49.5% में जो आरक्षण है वो 85% लोगों के लिए है, और ये जो 50.5% है इसमें लड़ने वाले कितने हैं? 15% लोग हैं। अब बताइए कि कंपटीशन किनका टफ हुआ? जिसकी आबादी 85% है और उनको आरक्षण मिल रहा है 49.5%, लेकिन जिस कौम की आबादी मात्र 15% है लेकिन उसके आरक्षण देखिए कितना ज़्यादा है,
50.5%, प्लस यही हम नहीं देख सकते हैं, यहाँ पर एक 10% का आरक्षण भी लागू हो गया। तो कुल मिला के अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 60% का आरक्षण आपको दिखाई देने लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये डिसबैलेंस कर रहा है। ये जो 10% का आरक्षण है ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी पैदा करना शुरू कर दिया कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तो दीवार जब बनती है किसी एक खेत में तो दीवार दोनों के लिए बनती है, ठीक है। तो जो आरक्षण इंप्लीमेंट हुआ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो 85% के लोगों के लिए ही बना है, एसी एसटी ओबीसी के लिए बना है, बल्कि जो 15% के लोग हैं जिसमें अपर कास्ट के लोग आते हैं उनके लिए भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आरक्षण व्यवस्था बन गई। अब उनको 15% लोगों को इतना सारा आरक्षण मिल गया, 50.5% आरक्षण मिल गया, इसमें उनको फाइट करना है। जो एसी एसटी ओबीसी के लोग हैं वो तो इसी में लड़ते रहेंगे, तो उनका कंपटीशन क्या हो गया, टफ हो गया। तो ये जो है आरक्षण आखिरकार इस मकसद से यहाँ पे अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आरक्षण आपको बहुत ही यहाँ पर जो है दिखाई देगा। तो यही इसमें विवाद है कि 10% जो आरक्षण EWS लोगों को मिला है जिसकी इकोनॉमिक सेक्शन बहुत ही वीक है, उन लोगों को जो मिला है 10% आरक्षण वो इकोनॉमिक के आधार पर बना हुआ है। तो यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनको पढ़ाई से वंचित रखा गया था या उनको बड़े पद में जाने से रोक के रखा गया था, उनको बंद कमरे में रखा गया था, ऐसा नहीं है। अब इस बात को भी समझने के लिए मैं आपको एक और यहाँ पे लॉजिक देने का प्रयास करूँगा, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो लॉजिक क्या है, अगर आप पूरा डेटा अगर निकालते हैं तो डेटा निकालने में आप देखिए कि जो आरक्षण मिला है तो आरक्षण मिलने पे आप देख सकते हैं कि जो आपका विधायिका है, तो विधायिका कहने का मतलब है कि उस वाली फील्ड में अभी जैसे आरक्षण अगर नहीं होता तो बहुत सारे MLA नहीं बन पाते, एसी एसटी ओबीसी के लोग वो वंचित हो जाते, उनको कभी यहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका ही नहीं मिलता जो उनका प्रतिनिधित्व कर सके, तो कहीं ना कहीं उनको रोक दिया जाता। उसी तरह से जो गांव वगैरह में मुखिया का चुनाव होता है, वार्ड का चुनाव होता है, तो वहाँ पर भी अगर ये आरक्षण व्यवस्था नहीं होती तो वहाँ पर क्या होता कि जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं उनको भी रोक दिया जाता। तो इनका प्रतिनिधित्व, इनके समाज में विकास हो सके, इनके लोग प्रतिनिधित्व कर सकें, इसमें समाज में भागीदारी निभा सके, इसलिए उनको जो है आरक्षण जो है वो यहाँ पे मिलता है ताकि वो भी MLA बन सके, MP बन सकें। और कार्यपालिका की अगर हम बात करते हैं तो कार्यपालिका में भी जैसे वो IAS बन सके, IPS बन सके, उनके समाज के लोग भी एसी एसटी ओबीसी के समाज के लोग भी आ सकें और अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर सकें, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव तैयार किया जा सके। उनको मौका मिलना चाहिए वैसे वर्ग को ताकि वो इस फील्ड में भी काम कर सके। ऐसा नहीं कि उनको एक ही फील्ड में सीमित करके रखना है, बल्कि उनको एक मौका प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि सब में इक्वालिटी आ जाए, यानी कि जो स्वर्ण लोग हैं वो भी IPS IAS बने, जो ओबीसी एसी एसटी के लोग हैं वो भी IAS IPS बने। तो इस तरह का विचारधारा यानी इक्वालिटी पे आना चाहिए। लेकिन अब ये आएगा कैसे, क्योंकि 3000 साल तक तो उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, तो जाहिर सी बात है ये रेस तो सेम नहीं है ना। कहने का मतलब है कि इसको एक और एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए 5 किलोमीटर का रेस है, तो 5 किलोमीटर का रेस तय करना है, जिसमें से मान लीजिए कि अपर कास्ट के लोग हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर 3 किलोमीटर की दूरी तय करके बैठे हुए हैं, और जो एसी एसटी ओबीसी के लोग हैं वो एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे। अब तो बताइए कि सबसे पहले रेस तक पहुंचेगा कौन। डेफिनेटली आपको मालूम है कि 3 किलोमीटर तक ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, तो जाहिर सा बात है कि इसको पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, यानी बहुत जल्दी पहुंच जाएगा क्योंकि इसने उतना एजुकेशन गेन कर लिया है। लेकिन जिसकी सीमा ही नहीं है, जिसका क ख का बेस ही रेडी नहीं है, जिसका इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव नहीं है, या जिनको इस तरह की व्यवस्था ही नहीं मालूम है और वो हर तरह से मतलब कि सोशली बैकवर्ड है, तो उसको यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ रही है। तो ये इस सीमा तक कैसे पहुँच पाएगा। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ना फिगर, ये बहुत काफ़ी ज़्यादा आपको समझाने का प्रयास करेगा। तो यही कारण है कि इसको हम यहाँ तक, इसको भी 3 किलोमीटर
के बीच में लेके आएंगे ताकि ये क्या कर सके, रेस को compete कर सके। दोनों के बीच का जो रेसिंग होगा वो बराबरी पे होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस के बीच में होनी चाहिए। तो एक यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इसके बहुत सारे रिजल्ट भी आप देख सकते हैं कि अभी जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका में सबसे ज़्यादा यानी कि 90% सब जो है वो जज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट के लोग हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अगर अभी तो कोई आरक्षण ही नहीं बना न्यायपालिका में, अगर होता तो शायद होता कि इतना जो 75 साल हमारे देश का हो चुका है, संविधान बना हुआ, देश को आज़ाद हुआ, लेकिन जो 15% वाले लोग हैं वही लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं 90% न्यायपालिका में, ठीक है। लेकिन जो 85% के लोग हैं वो अभी मात्र मुश्किल से 10% 8% ही न्यायपालिका में आ पाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैपिंग है। तो यहाँ पर इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर 50% अपर कास्ट के हैं तो 50% आपके जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनको भी होना चाहिए था, लेकिन ये गैपिंग बहुत ज़्यादा है, अभी भी ये पूरी तरह से फिलअप नहीं किया जा चुका है। तो यहाँ पे देखिए कि जो एजुकेशन का टूल आप देख रहे हैं, क्योंकि इनके जो पूर्वज हैं जो 50% वाले लोग का, वो लगातार 3000 साल तक पढ़ते चले गए, तो उनका जो मॉडिफिकेशन होगा और जो 85% के लोग हैं उनको 3000 साल से वंचित रख दिया गया है, तो ये रेस में कैसे पहुंचेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि न्यायपालिका में सबसे ज़्यादा कब्जा आपको 15% वाले लोगों का ही नजर आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा गैपिंग या डिफरेंस है। तो इसको इक्वालिटी में कैसे लाया जाएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वहीं मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा कि जो केंद्रीय विद्यालय है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है, इसमें 99% सिर्फ स्वर्ण जाति के लोग ही हैं। अब ये इतना बड़ा गैपिंग क्यों है? अगर हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और लगता है कि ये कास्टिज्म काम नहीं करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो SC या जो भी आपके OBC के लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनको ये जगह तो फिलअप करना चाहिए था, उसमें इक्वालिटी आनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। 99% कब्जा सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण जातियों के लोगों का है। और भी एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि देश को आज़ाद हुए आज 75 साल हो गए हैं, लेकिन इस देश में कभी भी आज तक ऐसा नहीं हो पाया कि दलित समाज का या बैकवर्ड समाज का या जो अनुसूचित जनजाति समाज का कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना हो। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा हो, उनको आज तक ये मौका नहीं मिल पाया कि वो इस देश का प्रतिनिधित्व करे और उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। राष्ट्रपति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री पद में अभी तक 75 वर्ष में ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि उनको ये जगह मिल पाई? तो ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर ये मौका नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पे आरक्षण होता तो क्या मजबूरी नहीं होती लोगों की कि यहाँ पे आप वैसे लोगों को रखते? ऐसे आप देख ही चुके होंगे कि भले अभी यहाँ पे SC ST OBC का जो प्रधानमंत्री वो नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि देश की बहुत 75 साल में तरक्की हो गई। क्या गरीबी जैसी जो व्यवस्था बनी हुई है, जो अप डाउन बना हुआ है, क्या वो खत्म हो गया? क्या नहीं है? क्या सभी लोगों को रोजगार मिल गया? क्या ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या सभी लोग आज हाई एजुकेशन सिस्टम में रह रहे हैं? क्या ये भी आपको नहीं मिलेगा। क्या स्किल डेवलपमेंट जैसे जो आपके एजुकेशन सिस्टम होते वो घर घर में पहुंच गए हैं? क्या? तो ये सब चीज़ें आपको अभी देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो दलित समाज के लोग हैं, जो ST समाज के लोग हैं, वो आज भी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए हैं। तो क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि इसमें आरक्षण व्यवस्था नहीं लिखा गया। अगर आरक्षण व्यवस्था होता तो शायद इसमें भी हमारी कुछ इसमें समाज के लिए कुछ काम हो पाता, उनको भी मौका मिलता प्रतिनिधित्व करने का। लेकिन MLA में मिला तो MLA में आके हम लोग यहाँ पे देखते हैं या मुखिया वगैरह में देखते हैं। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो है इस तरह की भागीदारी वो निभा सके, सामाजिक समरसता आ सके, सामाजिक तौर पे वो इक्वालिटी पे खड़े हो सकें, इसलिए आरक्षण को व्यवस्थित किया गया है, ना कि गरीबी हटाओ मुहिम को। यानी जिनको मौका नहीं मिला कभी भी दूसरे फील्ड में आने के लिए, उनको उस फील्ड में आने का मौका दिया जा रहा है।
ताकि वो भी खड़ा हो सके और अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर सकें, लेकिन इस चीज़ से उनको वंचित रखा गया। तो इस कारण से यहाँ पर आरक्षण जैसी व्यवस्था जो है वो बनाई गई थी ताकि वो सशक्त हो सकें और वो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो बन सकें। तो आई थिंक मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे लॉजिक देने का प्रयास किया हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा इस पे इतनी सारी बातें करना, लेकिन हमें और भी बहुत सारे इस पे डिस्कशन करने की ज़रूरत है। तो अभी तो फ़िलहाल बस मैं इतना ही करूँगा क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इस चीज़ को आपको समझना है। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो आपका 10% का जो EWS का जो आरक्षण है वो यही कारण से बहुत ज़्यादा यहाँ पर विवादित रह चुका है, क्योंकि ये जो आरक्षण व्यवस्था है ये आर्थिक स्थिति पे है ना कि भागीदारी पर है, क्योंकि पहले से ही जो अपर कास्ट के लोग हैं वो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे देश को। तो EWS इसलिए बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। इसमें जो आरक्षण बनी है अब ये कैंसिल होगा, ये मॉडिफाई होगा, ये कोर्ट के पास मामला है और वहाँ पर इस चीज़ का निर्णय लेना है जो इसका वर्डिक्ट आएगा।